हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एसएससी स्टेनोग्राफर CND 2024 की वैकेंसीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आपका यहाँ पर जो 2024 वाली जो वैकेंसीज आने वाली है उसका जो है ऑनलाइन आपका 26 जुलाई 2024 से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, और क्लोजिंग डेट जो इसका है वो आपका 24 अगस्त तक है। ये इंपॉर्टेंट बात पहले कि आपका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाले बहुत ही जल्द। आप लोग तैयार रहिए। जो लोग एसएससी स्टेनोग्राफर की तैयारी करते हैं उनके लिए एक सुनहरा मौका है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें तो इस बार जो वैकेंसीज जो देखने को बन सकता है वो लगभग 2000 के आसपास वैकेंसी देखने को बन सकता है। इसमें भी आपको, अगर मैं बात करूँ, अगर ग्रेड सी की मैं बात करूँ या ग्रेड डी की मैं बात करूँ, तो ग्रेड सी अगर डी में देखा जाए तो यहाँ पे लगभग आपको 1500 से ज़्यादा वैकेंसी देखने को यहाँ पे मिल सकता है। और सी में आपका लगभग यहाँ पे 200 प्लस लगभग वैकेंसी देखने को बन सकता है ना। तो यहाँ पे 200 लगभग, यहाँ पे 1800, ठीक है, यहाँ पे 1800, यहाँ पे 200 के लगभग में आपको वैकेंसी देखने को बन सकता है। कुल मिलाकर डी वाले आपका जो है ग्रेड डी वाले में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज होता है सी के तुलना में। ठीक है, जैसा कि पिछली बार भी आपने देखा होगा कि पिछली बार टोटल कितना था वैकेंसीज, 1207 था, जिसमें कि आपका 1000 प्लस आपका डी ग्रेड डी के लिए था और सी के लिए आपका लगभग 100 के आसपास में ये आपका वैकेंसीज था, है ना। तो इस बार जो है आपका वैकेंसीज जो है लगभग 2000 रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ इस एग्ज़ाम का जो है आपका, अगर आप अप्लाई कर देते हैं तो अप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या बन सकता है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि सबसे पहले आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। क्या आप 10+ या इंटरमीडिएट 10+2 या इंटरमीडिएट आप कर रखे हैं, ठीक है, चाहे आप फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकंड डिवीज़न हो, थर्ड डिवीज़न हो, बस पास होना चाहिए यहाँ पे। इसमें क्या है, आप पास हैं सिर्फ, आप अप्लाई कर सकते हैं ना। एज क्या होना चाहिए, एज होना चाहिए 18 से 27 जनरल वालों के लिए, 18 से 30 OBC वालों के लिए, 18 से 32 SC ST वालों के लिए। ठीक है, अगर इतना करने के बाद आप फिर आते हैं एग्ज़ाम की बारी आती है आपकी। एग्ज़ाम अगर इस तारीख अगर अप्लाई होता है, इस तारीख को यहाँ पे इस तारीख से अप्लाई होता है, तो आपका जो एग्ज़ाम डेट होगा वो आपका अक्टूबर में, ठीक है, अक्टूबर में होगा इसका पेपर, जो कि टेंटेटिव डेट मान सकते हैं 19 या 20 अक्टूबर को हो सकता है। इसके 1 महीने के बाद आपका जो होता है आंसर के रिलीज हो जाता है, और कुछ दिन के बाद 15 से 20 दिन के बाद आपका जो होता है इसका CBT का आपका रिज़ल्ट आपका जारी हो जाता है ना। अब रिज़ल्ट जब जारी हो जाता है तो दूसरा चरण क्या होता है, इसका स्किल टेस्ट होता है। ठीक है, स्किल टेस्ट के लिए भी आपको 1 से यहाँ पे 2 मंथ का वक्त आपको मिल ही जाता है लगभग। अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका स्किल टेस्ट होगा जनवरी या फरवरी में हो जाता है। ठीक है, और स्किल टेस्ट के बाद फिर आता है फाइनल रिजल्ट की बारी आती है, जो कि आपको 2 महीने के अंदर में, ये भी आपको 2 से 3 महीने या कभी कभी 4 महीने भी लगता है फाइनल रिजल्ट आने में, है ना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 2 प्रोसेस में आपका एग्ज़ाम होगा इसका। इसके बारे में, इसके बाद हम CBT का आपका कटअप के बारे में बात करेंगे और फाइनल कटअप के बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, तो उसके पहले यहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न पहले समझ लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम पैटर्न में क्या है, देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा ग्रेड सी और ग्रेड डी। तो ग्रेड सी की अगर मैं बात करूँ, अगर 200 पोस्ट लगभग इस बार देखने को बन सकता है, और डी में 1800 के आसपास में। तो ग्रेड सी अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो ग्रेड पे होता है 4200 से 4600 का ग्रेड पे होता है, वही बात करते हैं। और ग्रेड डी का तो आपको 2400 ग्रेड पे का यहाँ पे आपको सैलरी होती है, जिसमें कि लगभग 45 से 90 हज़ार के आसपास में आपको यहाँ पे सैलरी बनती है सी और डी के हिसाब से। ठीक है, ग्रेड सी और ग्रेड डी के हिसाब से यहाँ पे आपको सैलरी बनेगी। अब देखिए, एग्ज़ाम जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, CBT ऑनलाइन होता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जहाँ आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रखिएगा, 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहती है। एक क्वेश्चन के लिए आपको एक मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव मार्किंग जो होता है 0.25 होता है। फिर बात करते हैं दूसरा चरण होता है स्किल टेस्ट, जो कि आपको क्वालिफाइंग नेचर होता है। तो चलिए अब CBT को पहले समझ लीजिए। CBT में क्या होता है, CBT को समझने के लिए यहाँ पे देखिएगा, CBT क्वालिफाई करने के लिए आपको यहाँ पे 3 सेक्शन होते हैं, जिसमें कि आपका रीजनिंग 50 क्वेश्चन होता है, 50 मार्क्स के लिए होता है। फिर उसके बाद GK GS होता है आपका 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए होता है। इंग्लिश होता है आपका 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए होता है। ठीक है, जो आपका इंग्लिश भी होता है वो बेसिक आपने जो 10th लेवल पे पढ़ रखा है उसी से सारे सवाल आते हैं, याद रखिए। टोटल 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के लिए 2 घंटे का पेपर होता है। ठीक, तो यहाँ पे ऑनलाइन पेपर हो गया। अब ऑनलाइन पेपर में CBT अगर क्वालिफाई कर लेते हैं तब बारी आती है स्किल टेस्ट की। तो CBT क्वालिफाई करने के लिए देखिए क्या कितना कट ऑफ लाना चाहिए, ये भी याद रखिएगा। इसके लिए जो कट ऑफ होता है, आप याद रखिएगा, आपका 200 मार्क्स का होता है ना। 200 मार्क्स में आपको कितना लाना होगा, ठीक है, 200 मार्क्स में कितना लाना होगा याद रखिएगा।
अगर देखिए पिछले बार की अगर हम कट ऑफ पे अगर एक नज़र डालते हैं तो यहाँ पे देखिएगा ये आपका हो गया ग्रेड सी का, ठीक है, ये आपका ग्रेड सी का हो गया। और यहाँ पे आपका जो है जनरल कैटेगरी 147 यहाँ पे देख सकते हैं, जनरल कैटेगरी 147 है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी 131 है, ये आपका डी पोस्ट के लिए, ठीक है। ग्रेड डी के लिए आपका जनरल कैटेगरी 131 पॉइंट समथिंग था, और यहाँ पे देख लीजिए 147 पॉइंट समथिंग था जनरल कैटेगरी, ठीक है। वहीं एससी कैटेगरी देख लीजिए 109 था डी के लिए, और एसटी के लिए 88, ओबीसी का 125 के आसपास में, ईडब्ल्यूएस का 126 था। फिर बात कर सकते हैं यहाँ पे ईएसएम कैटेगरी देख लीजिए, ओएच, वीएच, एचएच और वीएच वाले कैटेगरी, और अदर जो पीडब्ल्यूडी वाले जो है कैटेगरी वाले आप कट ऑफ देख लीजिए। वहीं बात करते हैं ग्रेड सी की, अगर बात करते हैं एससी कैटेगरी में 136 के लगभग कट ऑफ गए थे, एसटी में आपका 128, ओबीसी में 145, ईडब्ल्यूएस 147, और जनरल जो था आपका 147 है ना, 147 यहाँ भी था। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जनरल और ईडब्ल्यूएस में बहुत ज़्यादा गैप नहीं रहा है, ठीक है। लेकिन हाँ डी वाले में थोड़ा सा गैप मिला था, याद रखिएगा। और ओएच कैटेगरी, वीएच कैटेगरी देख लीजिए। अब सवाल आता है कि ठीक है सीबीटी आपने क्वालिफाई कर लिया, कट ऑफ के बारे में आपने जानकारी ले लिया, अब बारी होती है स्किल टेस्ट की, ठीक है। स्किल टेस्ट के बाद हम फाइनल कट ऑफ के बारे में बात करेंगे, जैसे कि फाइनल कट ऑफ सी का और डी का यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। फाइनल कट ऑफ सी का, डी का भी आपको दिखाएंगे कि आपका जो सीबीटी होता है उससे जो होता है फाइनल मेरिट बनता है, कितना मार्क्स रहता है ज़्यादा, 10 से 15 मार्क्स जो होता है इसी के बीच ये वैरी करता है। अगर आपका CBT 1 में अगर मान लिए 140 है तो यहाँ से मान के चलिए मेरिट के आसपास बनने के लिए 150 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। 100 से 10, 8, 10, 12 मार्क्स का डिफरेंस होता है। अब स्किल टेस्ट की बात हम करते हैं। स्किल टेस्ट में होगा क्या, अगर आपने CBT क्वालिफाई के लिए तो स्किल टेस्ट में होगा क्या, आपका शॉर्ट हैंड का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अब ये होता है कि स्किल टेस्ट इंग्लिश अगर जो शॉर्ट हैंड सीखे हैं या हिंदी जो शॉर्ट हैंड सीखे उनके लिए 10 मिनट का डिक्टेशन होगा। CBT एग्ज़ाम के बाद कुछ दिन के बाद, मैंने बताया कि CBT के एग्ज़ाम देने के बाद लगभग यहाँ से 2 महीने का गैप लगभग मिल जाता है आपको स्किल टेस्ट के लिए, ठीक है। स्किल टेस्ट के लिए 2 महीने का गैप मिलता है। अब जिस दिन स्किल टेस्ट होगा, याद रखिए आप जब आप जाते हैं सेंटर पे, ठीक है, तो पहला हाफ में जो होगा, फर्स्ट जो होगा चीज़ आपका DV होगा, है ना। सेकेंड जो हाफ में होगा आपका स्किल टेस्ट होगा, है ना। स्किल टेस्ट जो इंग्लिश वाले इंग्लिश देंगे, हिंदी वाले हिंदी देंगे, 10 मिनट का डिक्टेशन कराया जाएगा, ठीक है। वहाँ पे ऑडियो एक प्ले होगा जहाँ पे आपको एक जो शॉर्ट हैंड वाली जो कॉपी होती है 8-10 पन्ने की, वो आपको सबको मिल जाएगा। वहाँ पे आपको उसी में आपको लिखना है डिक्टेशन, और डिक्टेशन करने के बाद आपको ट्रांसक्रिप्शन के लिए भेजा जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन के लिए देखिए क्या समय मिलेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। जो अगर ग्रेड डी के लिए हैं, इंग्लिश वाले के लिए 50 मिनट मिलता है, और हिंदी वाले के लिए, ठीक है, ग्रेड डी का हिंदी वाले के लिए 65 मिनट का समय मिलता है। वही बात करते हैं ग्रेड सी का, इंग्लिश वाले के लिए मिलता है 40 मिनट, और हिंदी वाले का जो होता है 55 मिनट मिलता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। तो आपने डिक्टेशन कर लिया, फिर उसके बाद डिक्टेशन करने के बाद आप जाएंगे, सिस्टम पे बैठाया जाएगा, वहाँ पे टाइप उसका जो आपने ट्रांसक्रिप्शन जो आपने डिक्टेशन लिखा उसको आप हिंदी में या आप अपने इंग्लिश जो लैंग्वेज होता है बेसिक लैंग्वेज उसमें आप टाइप करेंगे, उसके बाद आप प्रिंट आउट निकाल के वहाँ पे जमा कर देंगे, ठीक है। अब इसके बाद जो होता है क्या, इसमें भी ध्यान रखिएगा, अगर आपको इसमें कितना मिस्टेक माफ़ है डिक्टेशन के लिए, शॉर्ट हैंड के लिए कितना इसकी कितना मिस्टेक माफ़ है, तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर बात करते हैं हम, ठीक है, तो जनरल कैटेगरी वाले के लिए 5% ग्रेड सी में, और 5% जो होता है आपका यहाँ पे OBC SC ST के लिए, जो सर्विसमैन एक सर्विसमैन खेले उनके लिए आपको यहाँ पे 5, यहाँ पे जनरल कैटेगरी 5%, 7% आपको C और D में मिलेगा। OBC कैटेगरी की अगर बात करते हैं ग्रेड सी में 5 और 10% यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो 5% आपका यहाँ पे माफ़ है और 7% ग्रेड डी में माफ़ है, ठीक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जो होता है, आपने जो ट्रांसक्रिप्शन बेसिकली डिक्टेशन आपने दे दिया, इसके शॉर्ट हैंड के आपने अगर आपका चला गया तो इसके बाद आता है फाइनल मेरिट बनता है, ठीक है। फाइनल मेरिट देखिएगा कैसे बनता है और कितना वैरी होता है, याद रखिए। यहाँ पे देख सकते हैं आपका CBT, ठीक है, CBT का जो है आपका कट ऑफ है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया था। यहाँ पे देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी 147 है ग्रेड सी का, और यहाँ पे ग्रेड डी का देख लीजिए जनरल कैटेगरी 131 है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ पे C, यहाँ भी C। अब जनरल कैटेगरी यहाँ पे देखिएगा जो कट ऑफ है लगभग जो मेरिट बना है, यहाँ पे 147 है, यहाँ पे देखिए 156 है ना।
कहीं पे जनरल का देख सकते हैं 158 है, वो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से ये वैरी करता है। ठीक, वहीं आपका यहाँ जनरल कैटेगरी देख लीजिए, कहीं 152, 154 है, 158 है, 156 है। तो आप देख सकते हैं कि जो आपका मार्क्स है, ठीक है, वो कितना डिफ़र कर रहा है, लगभग 10 मार्क्स के आसपास में ये डिफ़र करता है। तो मेरिट के लिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि आपका जो CBT जो आता है, जो आपका कट ऑफ CBT होता है, वहाँ से 10 मार्क्स अगर आपका ज़्यादा रहता है, अगर कट ऑफ से ज़्यादा आपका 10 मार्क्स रहता है, तो यहाँ पे आपको मेरिट बन जाएगा आसानी से, है ना। सेम चीज़ उसी तरह आपका ग्रेड डी में भी होता है। आपका जनरल कैटेगरी देख लीजिए 131 है यहाँ कट ऑफ। यहाँ पे देख लीजिए जनरल कैटेगरी कोई, अच्छा यहाँ पे जनरल कैटेगरी देख सकते हैं, यहाँ पे जनरल कैटेगरी 131 है और यहाँ पे जनरल कैटेगरी 144, 148 है ना। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देख सकते हैं 10 से 15 मार्क्स के आसपास में यहाँ पे डिफ़र होता है। ठीक है, तो अब ये सोचिएगा कि कट ऑफ इतना हाई क्यों जाता है CBT का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि CBT का जो है, CBT का आपका कट ऑफ जो है ये इतना हाई क्यों जाता है। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होता है जिसके कारण आपका कट ऑफ इतना चला जाता है ना। तो जैसे मान लीजिए किसी का आया 120, हो सकता है उसका नॉर्मलाइज करके आप उसमें 10 मार्क्स एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद उनको 130 भी मिल सकता है। किन्हीं का आया 126, उसमें अगर 12 मार्क्स मिल जाता है तो कितना आ जाता है 138। इस तरह से नॉर्मलाइजेशन से आपका यहाँ पे फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ ध्यान रखिए, जो लोग अगर स्टूडेंट की तैयारी करते हैं CBT का, ध्यान रखिएगा कि आपको CBT में क्वालिफाई करने के लिए लगभग आपको जनरल कैटेगरी है तो आपको 140 से 50 के बीच में आप कट ऑफ रखेंगे। इस बार भी मेरिट में आपको क्या बनता है, मेरिट आपका जो होता है CBT प्लस जो शॉर्ट हैंड होता है या स्किल्स टेस्ट जिसको कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर ही आपका मेरिट बनता है फाइनल। ठीक है, और मेरिट में भी आपका डेट ऑफ बर्थ भी डिपेंड करता है, नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी डिपेंड करता है, दोनों बात डिपेंड करता है। तो आप लोग तैयार रहिएगा। वैकेंसी का जो है अप्लाई करने का तारीख 26 जुलाई से शुरू होने वाला है। लास्ट डेट होगा आपका 24 अगस्त होगा। जो लोग तैयारी कर रहे हैं फटाफट इस फॉर्म को अप्लाई कर देंगे जब इसका तारीख आएगा। और इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि आपका जो है 3 सब्जेक्ट पर में कमांड जो करना है उसमें सबसे ज़्यादा फोकस आपको इंग्लिश पे करना है। जहाँ पे आप अगर यहाँ से आप 70 से 80 मार्क्स लाने में कामयाब हो जाते हैं 100 में सिर्फ, तो आपको जो है कट ऑफ क्लियर करने में बहुत हेल्प होगा। जहाँ से आप इसमें से रीजनिंग में इतना है कि आप 30 से 40 के आसपास में लाएंगे तो भी बात बन जाएगा, और यहाँ भी आपका 30 के आसपास में अगर ले आते तो बात बन जाएगा, है ना। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक जो स्टेनो पे है एक अलग टॉपिक लेकर आऊँगा, जहाँ पे इंग्लिश का सेशन भी होगा लगातार आपके एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही साथ यहाँ पे GK GS वाले भी क्लास होता रहेगा। थैंक यू वेरी मच।